श्याम, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल मैं साइंस एक्सपर्ट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं महेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ कोटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए एनवायरमेंटल स्टडीज, डायस्टर मैनेजमेंट एंड फिलोसॉफी ऑफ स्पोर्ट्स। थर्ड सेमेस्टर के वे सभी स्टूडेंट जो अभी ये बीएससी बीकॉम एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए लिख दिया, बिल्कुल तीनों को। बीएससी बीकॉम और बीए तीनों सेमेस्टर के स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और उनका पेपर लगने जा रहा है 4 तारीख को। 4 को ही है, ठीक है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, डायस्टर एनवायरमेंटल स्टडीज, डायस्टर मैनेजमेंट एंड फिलोसॉफी ऑफ स्पोर्ट्स। इसमें आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और उनके लिए हमने बहुत ही कम क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपकी काफी मदद भी होगी। उन सभी क्वेश्चंस का सार लेकर आए हैं महेश जी सर। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि महेश जी की जो बताए हुए क्वेश्चन है वो एग्जाम में आए नहीं, और आज के बाद भी नहीं होगा। एक बात और, इससे संबंधित मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी का जब पेपर लग रहा था एनवायरमेंटल स्टडीज का, उसकी भी मैंने क्लास डाली थी, तो आप वहां जाकर भी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। एनवायरमेंटल स्टडीज राजस्थान यूनिवर्सिटी सर्च कर लीजिएगा, वहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोनों को मिलाकर आप पढ़कर जाइए। देखते हैं कौन पास नहीं करता। पास होंगे नहीं, पास करना पड़ेगा। ओके, हमको जाना पड़ेगा। आ जाइए, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा समझाते चलते हैं और हम आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। दिख रहा है ना? बिल्कुल। हाँ सर, बिल्कुल सही दिख रहा है। बिल्कुल, पहला क्वेश्चन, जैविक घटक का एक प्रमुख अवयव है। इकोसिस्टम को बनाने के लिए दो प्रकार के घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो भूमि, वायु, जल और मानव। जैविक घटक में कौन आएगा बेटा? मानव। आ जाओ, सही ऑप्शन हो जाएगा उसका मानव। ओके, उसके बाद वातावरण में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। वातावरण में नाइट्रोजन का वातावरण में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना बेटा? 78%। ओके, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का कितना क्षेत्रफल जल से ढका हुआ है? पृथ्वी का कितना क्षेत्रफल? डी ऑप्शन सही जाएगा इसमें, 70%। वह परत जिससे ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है, कौन सी परत है? ओजोन मंडल। सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। ओजोन मंडल में सर्वाधिक मात्रा में ओजोन गैस पाई जाती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, एपिको आंदोलन से जुड़े हुए हैं। एपिको आंदोलन से कौन जुड़े रहे हैं? पांडुरंग हेगड़े साहब जुड़े हुए हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आज जो कल पेपर लगने जा रहा है उसमें भी पूछने के पूरे पूरे चांस हैं। सही उत्तर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ओके, चलो। खेजड़ली वृक्ष किस आंदोलन से खेजड़ली वृक्ष किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ। ओके, विश्व पर्यावरण दिवस देखने की जरूरत ही नहीं है, 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? बी ऑप्शन सही है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित हुआ था। ओके, पृथ्वी सम्मेलन तक कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न है, यूएनईपी का पूरा नाम बताइए। यूएनईपी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ओके, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। के बाद में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऊर्जा संसाधन का उदाहरण है। ऊर्जा संसाधन का उदाहरण है कौन? मृदा। ऊर्जा संसाधन का उदाहरण कौन है? मृदा। भारत के वनों का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। भारत में वनों का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाएगा बेटा? ये ऑप्शन सही है, एमपी में। बिल्कुल, एमपी में सर्वाधिक मात्रा में वन देखने को मिलेंगे। इसके बाद में एफएओ के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा वन आवृत क्षेत्र से लाभान्वित है? सही ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका अब पहला। ओके, चक्रीय संसाधन का उदाहरण है। सक्रिय संसाधन का उदाहरण है, उत्तर सही हो जाएगा बेटा ए, सौर ऊर्जा। श्वेत क्रांति आधारित है। श्वेत क्रांति किस पर? दूध है, बिल्कुल सही उत्तर, दूध पर आधारित है।
ओके, आगे चलिए मैं जी सर बिल्कुल चलते हैं बेटा। श्वेत क्रांति के बाद में नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? स्नेहक खनिज का उदाहरण है, स्नेहक खनिज, स्नेह खनिज का उदाहरण है, ऑप्शन सही है ए। स्नेह खनिज कौन है बेटा? पेट्रोलियम। ओके, उसके बाद में बहुमूल्य खनिज का उदाहरण, बहुमूल्य खनिज चांदी, सोना, बॉक्साइट, जिप्सम, टॉल का सही उत्तर हो जाएगा चांदी और सोना। आजकल तो भाई साहब सोना सोना ही नहीं है, सोना तो बहुत महंगा हो गया है। अपर्दन कटाव से तात्पर्य है, अपर्दन कटाव ढीला होकर अलग होना, कणों का परिवहन होना, कणों का जमा होना, इनमें से कोई नहीं। ये सारे उत्तर गलत हैं और सही उत्तर हो जाएगा बेटा ढीला होकर अलग होना। निम्न में से अनवीकरणीय स्रोत जिनको दोबारा नहीं बना सकते, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोयला जलकर राख हो जाएगा, दोबारा कोयला नहीं बन सकता। कोयले को राख के बाद में आप कोयला नहीं बना सकते, अनवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद में अगला प्रश्न, नवीकरणीय के बाद में आ गया बायोगैस का उदाहरण है, बायोगैस का उदाहरण है मीथेन, एथेन, ऑक्सीजन, उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा बेटा मीथेन बायोगैस का उदाहरण है। इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत परंपरागत नहीं है? सी, नाभिकीय ऊर्जा परंपरागत स्रोत है। आगे बढ़िए, बढ़िए सर, बढ़िए बढ़िए। आगे है निम्न में से मांसाहारी का उदाहरण है, इकोसिस्टम को चलाने के लिए, इकोसिस्टम को चलाने के लिए देखते हैं मांसाहारी कौन है? शेर है, खरगोश है? बिल्कुल, कौन है बेटा? शेर। खाद्य जाल में ऊर्जा प्रवाह एक दिशात्मक होता है, ऊर्जा प्रवाह एक दिशात्मक होता है। ऊर्जा पिरामिड, ऊर्जा प्रवाह का पिरामिड सदैव, ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे बनते हैं। बिल्कुल, ऊर्जा के पिरामिड सदैव कैसे बनते हैं? सीधे। क्यों बनते हैं मैं बता देता हूं। देखो, ऊर्जा एक पोषक स्तर पे से दूसरे पोषक स्तर पर जाते जाते क्या हो जाती है सर? कम। तो पिरामिड कैसा बना बेटा? सीधा। बिल्कुल, ऊर्जा के पिरामिड सीधे, जबकि जैवभार और संख्या के पिरामिड सीधे भी हो सकते हैं और उल्टे भी हो सकते हैं। आज ही बता देता हूं, हमेशा याद रखो इसको। हाँ जी सर, चलिए सर, आगे बढ़िए सर। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की अवधारणा किस पर आधारित है? उष्मागतिक नियम पर, एंट्रोपी के नियम पर? सी ऑप्शन सही है, ए और बी, है ना? ए और बी मतलब उष्मागतिकी और एंट्रोपी के नियम पर आधारित है। उसके बाद में वह क्षेत्र जहां प्रकाश प्रवेश नहीं करता, समुद्र की गहराई में प्रकाश प्रवेश नहीं करता, तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? सही ऑप्शन है प्रोफेंडल जोन कहलाएगा। पारिस्थितिकी अनुक्रमण शब्द सर्वप्रथम ने दिया, सर्वप्रथम हल्ट ने दिया बेटा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का स्तूप है, एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का स्तूप कैसा होगा? व्युत्क्रम किंतु सीधा। पारिस्थितिकी तंत्र का जो पिरामिड बनेंगे ना तालाब का, एक तालाब का बनाना है, उल्टा बनेगा और सीधा, ठीक है ना? व्युत्क्रम, व्युत्क्रम और सीधा। ओके, के बाद में आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला का क्रम, खाद्य श्रृंखला का क्रम है, ये देखो, घास, मेंढक, सांप, ये नहीं चलेगा। कीट, बकरी नहीं, कीट बकरी कीट थोड़ी खाएगी, बिल्कुल गलत है। शेर कीट को थोड़ी खाएंगे, बिल्कुल ये सारे ऑप्शन गलत हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा घास, घास को जेब्रा, और जेब को कौन खा जाएगा सर? शेर। आगे चलिए सर, फाइटोप्लैंक्टन क्या है? जल प्लवक। देखो बेटा, एक तो होता है जूप्लैंक्टन और एक होता है फाइटोप्लैंक्टन। वे सभी प्राणी, जंतु जो जल की सतह पर तैरते हैं वो कहलाते हैं जूप्लैंक्टन। वे सभी प्राणी, सॉरी पादप, जो जल की सतह पर तैरते हैं जैसे एल्गी वगैरह, वो कहलाते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ओके, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा जल प्लवक पादप। जल की सतह पर पादप नहीं होंगे, तैरने वाले पौधे भी नहीं होंगे, जल की सतह पर तैरने वाले। ओके, किस तंत्र में लवणों की अधिकता पाई जाएगी? किस तंत्र में लवणों की अधिकतम मात्रा पाई जाएगी? लवण ज्यादा, मिनरल्स जो होंगे वो उसमें होंगे समुद्री। ओके, आगे बढ़िए बेटा। हाँ सर, वनस्पति जीव जंतुओं की विविध जातियों तथा प्रजातियां जब किसी क्षेत्र विशेष में मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आनुवंशिक विविधता। मतलब एक विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जातियां देखने को मिले जीव जंतुओं की, तो वो क्या कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। रियो डी जिनेरिया में किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ। ओके, अच्छा ये कीट आ गया, कीट के कारण भी स्क्रॉल हो गया। मैंने तो स्क्रॉल किया ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे प्रश्न है 3 नंबर का, स्व आवासीय संरक्षण में जीवों और वनस्पति का संरक्षण, ये उत्तर सही हो जाएगा प्रजनन की सुविधा प्रदान की जाती है। जैव विविधता संरक्षण के लिए बनाया गया कानून क्या है? सही उत्तर हो जाएगा इसका बेटा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1992।
बेहतर। WWF का पूरा नाम, WWF का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइड फंड। ओके। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, सरिस्का तो भाई साहब राजस्थान में, और राजस्थान में भी अलवर में। बर्तरी के जब जाते हो ना घूमने तो बिल्कुल रास्ते में पड़ता है। ओके। किस तकनीक द्वारा जर्म प्लाज को सुरक्षित परिस्थितियों में रखा जाता है? सही ऑप्शन है क्रायो प्रिजर्वेशन। का नाम बताइए जो साइबेरिया से भरतपुर प्रवास के लिए आती है। वो चिड़िया है बेटा साइबेरियन क्रेन। ओके। विश्व में कितने संवेदनशील हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं? सही उत्तर हो जाएगा बेटा इसका बी, 34 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। ओके। ओके सर, ओके ओके, बढ़िए, आगे बढ़िए। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा बेटा इसका बी में बेटा 10 में वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद में विश्व में कुल कितने वृद्ध जैव विविध राष्ट्रीय मेगा डाइवर्सिटी नेशंस हैं? 17। ओके। जैव विविधता विनाश का प्रमुख कारण, मतलब जैव विविधता धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, उसका प्रमुख कारण क्या है बेटा? वन्य जीवों का शिकार भी है, आवास विनाश भी है, विदेशी प्रजातियों का समावेश। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके। उसके बाद में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है बेटा? 104। 104। काउंटिंग को और देख लेना, बढ़ते घटते रहते हैं, ये तो कोई बात नहीं। कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण है। कृत्रिम जंतुआलय भी कृत्रिम है, वनस्पति उद्यान भी, जीन बैंक भी कृत्रिम है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा डी। ओके। आगे चलिए। ऑप्शन हो जाएगा वन्य जीव सप्ताह किस समय मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह बेटा अक्टूबर माह में मनाया जाता है। ओके, सी ऑप्शन। आगे बढ़िए सर। सबसे हानिकारक प्रदूषक कौन सा है? सबसे हानिकारक प्रदूषक होते हैं बेटा रेडियोधर्मी। बिल्कुल, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं सबसे हानिकारक होते हैं। ग्रीन हाउस के लिए सबसे प्रभावी, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कारक गैसें कौन सी हैं? NO2 भी है सबसे प्रभावी, ये भी है, ये भी है सबसे प्रभावी, तो ये है, फिर उसके बाद में ये सारी। डी ऑप्शन, जब ये दोनों आ गया तो डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल। ओजोन परत का क्षय करने वाला प्रमुख रसायन, ओजोन परत का क्षय करने वाला प्रमुख रसायन है। ऑप्शन बिल्कुल गलत है, फोटो थोड़ी है, ये CFC बेटा, ये बिल्कुल ये गलत है। कोई बात नहीं, ऐसी हो जाता कई बार टाइपिंग में। वन्य संरक्षण अधिनियम 1986 में कितने चैप्टर व धाराएं हैं? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें 4 चैप्टर और 26 धाराएं हैं। ओके। आगे बढ़िए सर। वैश्विक तापवृद्धि के लिए कौन, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापवृद्धि देख रहे हो ना, पिछले साल से इस बार भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस बार तो क्या बढ़ रहा है सर, बरसात पे बरसात आ रही है, लेकिन बढ़ तो रहा है ना। तो लगातार जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हिम पिघल रहे हैं, हिम शिखर पिघल रहे हैं, के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? CO2। अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये वानिकी के क्षेत्र में दिया जाता है बेटा। पेड़ पौधों को बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए, या फिर ये कह सकते हो कि पेड़ पौधों को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं, विभिन्न रैलियां निकलवाते हैं, या लोगों को जो जागरूक करते हैं, उस संदर्भ में अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। मुख्य जल प्रदूषक कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा बेटा औद्योगिक अपशिष्ट, मतलब उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट है ना, वो जल का प्रदूषण बनता है, कारक बनता है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है बेटा? डेसिबल है। बिल्कुल, इसमें तो देखना ही नहीं है। जल प्रदूषण, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? सही उत्तर हो जाएगा बेटा 1974, 1976 में। भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुई? सही ऑप्शन हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, जिसमें काफी लोग मर गए थे। बहुत ही दुखद घटना थी वो। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप की है? सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप की है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सन 2001 में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी? बी ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा 6.13 अरब। भारत में परिवार नियोजन संगठन, भारत में परिवार नियोजन संगठन की स्थापना कब हुई बेटा? 1949 में। भारत किस श्रेणी में आता है? भारत आता है बेटा निम्न मृत्यु दर उच्च जन्म दर, मतलब मृत्यु दर तो क्या हो गई, कम, और जन्म दर बढ़ रही है। जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान, भारत का स्थान तो डी दूसरा, पहला भी हो जाएगा बेटा, अभी तो यही है, पहला भी आ जाएगा। मानवाधिकार घोषित किए गए हैं, मानवाधिकार घोषित किए हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किए। आओ, जनसंख्या के आधार पर विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 6 महाद्वीप हैं बेटा। ओके।
एड्स रोग का विषाणु HIV, इसमें तो क्या देखना। एड्स का लक्षण, एड्स का लक्षण हो गया बेटा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी संक्रमण भी होता है, लगातार बुखार भी आती है, दस्त वगैरह अतिसार वगैरह भी हो जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति के साथ निम्न प्रकार संपर्क करने से एड्स फैलता है, के साथ छींकने खांसने से, निरंतर साथ रहने से, हाथ मिलाने से, साथ रहने से, खाना खाने से एड्स नहीं फैलता, केवल प्यार फैलता, प्रेम फैलता, ठीक है ना। व्यवहार बढ़ता है। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है। साथ बैठकर खाना खाना, उसके कपड़े यूज करना, उसके साथ रहना, उससे अच्छा व्यवहार करना, इनसे बेटा अच्छा व्यवहार या प्रेम प्रदर्शित होता है, प्रेम फैलता है, न कि एड्स। एड्स फैलता है किसके कारण है? उसके साथ यौन संबंध स्थापित करने। एड्स से पॉजिटिव व्यक्ति को अगर एड्स संक्रमित या एड्स रहित व्यक्ति अगर उसके साथ यौन संबंध बनाता है तो उस व्यक्ति को क्या क्या हो जाएगा बेटा? एड्स हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ, बढ़ते हैं अपनी अगली क्लास की अगले पेज की ओर। एड्स से बचाव संभव है, ऑपरेशन, दवाइयाँ, टीकाकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन, एड्स से बचाव। एड्स से बचाव की ऑपरेशन भी नहीं होता, दवाइयाँ भी नहीं होती, टीकाकरण भी नहीं होता। एड्स से तो सुरक्षा ही बचाव है, ठीक है ना। मूल्य शिक्षा में सुधार संभव है। मूल्य शिक्षा, मूल्य माने वैल्यू, वो नहीं पैसे वाला मूल्य नहीं, यहाँ वैल्यू है। मूल्य शिक्षा में सुधार, डी ऑप्शन सही है। संपोषण विकास का महत्व सिखाकर, प्रकृति से प्रेम सिखाकर, वसुधैव कुटुंबकम मतलब सारा जो प्रदेश है, देश है, सारा है वो अपना कुटुंब है, ये सभी पाठ पढ़ा देंगे तो मूल्य शिक्षा बढ़ेगी, नैतिक शिक्षा बढ़ेगी। मूल्य शिक्षा का प्रचार संभव है। मूल्य शिक्षा का प्रचार संभव है, उपयुक्त सभी। ओके, इसमें उपयुक्त सभी ऑप्शन आएगा। ये हो गए बेटा कुछ क्वेश्चन। उसके बाद में अभी और लेकर आ रहे हैं मैं सर आपके लिए क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन। ओके, है ना, बिल्कुल कोई बात नहीं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन पहले भी आ गया। सही उत्तर हो जाएगा बेटा 5 जून को। निम्नलिखित में से कौन सा 3R सिद्धांत वेस्ट मैनेजमेंट का हिस्सा है? मतलब 3R, RRR किसको प्रोड्यूस करता है? ये रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल, कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण। प्लास्टिक हो चाहे विभिन्न प्रकार के जो केमिकल हो उनका हम कम यूज करेंगे, उसके बाद में कम उपयोग करेंगे, पुनः उपयोग करेंगे, पुनः चक्रण करेंगे ना, तो ये 3R का सिद्धांत लागू होगा इसमें। उसके बाद में पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति बहुविषयक है क्योंकि ये विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र दोनों को जोड़ता है। बहुविषयक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा। उसके बाद में प्रश्न, अगला प्रश्न है सबसे प्रबल ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? सबसे प्रबल ग्रीन हाउस गैस कौन सी है बेटा? जलवाष्प भाप। ओके, के बाद में अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण अध्ययन में किसका अध्ययन किया जाता है? उपयुक्त सभी का अध्ययन किया जाता है। मानव और पर्यावरण के संबंध में, प्रदूषण और संरक्षण के संबंध में, प्राकृतिक संसाधन के संबंध में, उपयुक्त सभी उत्तर इसमें हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में आगे देखिए अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में प्रकार की इकाई एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाई जाती है? सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें मछली। ओके, उपभोक्ताओं को पोषण के स्तर पर खाद्य ऊर्जा के आत्मसात होने की दर को किस प्रकार से बताया जा सकता है या किस रूप से जाना जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बेटा द्वितीयक उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब उपभोक्ताओं को पोषण स्तर पर खाद्य ऊर्जा में आत्मसात होने के लिए किस, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। के बाद में पारिस्थितिक पिरामिड की सीमाओं के सभी कथन देखिए, पारिस्थितिक पिरामिड की सीमाओं में ये सभी कथन शामिल हैं, सिवाय इसके ये शामिल नहीं, जो गलत है उसको चुनाव करते हैं। क्या शामिल नहीं है? ये विभिन्न पोषण स्तरों पर जीवों के मध्य संबंधों को नहीं बिल्कुल दर्शाते हैं, बिल्कुल, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। ओके, प्रश्न, अगला प्रश्न, ये इकाई किसी बंजर चट्टान पर उपनिवेश स्थापित करने वाली पहली इकाई होती है? ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सी? लाइकेन। बिल्कुल, बंजर चट्टान पर सबसे पहले कौन ग्रो करेंगे, कौन उगते हैं? लाइकेन उगते हैं। ठीक है, आओ सर अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के दौरान क्या होगा बेटा? पारिस्थितिकी अनुक्रमण के दौरान क्या होगा? पारिस्थितिक अनुक्रमण के दौरान किसी दिए गए क्षेत्र में प्रजातियों की संरचना पूर्व अनुमानित और क्रमिक परिवर्तन होते हैं, वो पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाते हैं। इसके अलावा इस पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम बायोमास है किसमें बेटा? वन पारिस्थितिक तंत्र में सबसे ज्यादा जीवोम पाए जाते हैं।
ये गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल वेंट पारिस्थितिक उत्पाद हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, रसायन संश्लेषी जीवाणु। ये कृषि भूमि पारिस्थितिकी तंत्र की एक विशिष्ट रचना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका बेटा सी, न्यूनतम आनुवंशिकता। ओके, पारिस्थितिकी तंत्र को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। पर्यावरण के साथ पौधों और जानवरों की प्रजातियों की देखरेख करना, उल्लेख करना, ये पारिस्थितिकी तंत्र। एक तालाब झील है। तालाब झील किस प्रकार का है? अप्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है ना, अप्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। बायोम क्या है? बायोम जीवों के समुदायों को जो दूसरे जीवों के साथ में परस्पर क्रिया करते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? बायोम कहलाते हैं। ओके, के बाद में घास के मैदान। बायोम के लिए रख रखाव की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? आवधिक आग की, गहन चराई की, खेत की लवाई, उपयोग, सभी सारे ऑप्शन सही हैं। सड़े गले पदार्थों की खाद्य श्रृंखला, उपभोक्ता कौन कौन से हैं? सही उत्तर हो जाएगा बेटा सड़े गले पदार्थों के जीवाणु और कवक, ठीक है ना। तो अपरद खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। सड़े गले पदार्थों से, मृत पदार्थों से शुरू होती है, वो क्या कहलाती है बेटा? अपरद खाद्य श्रृंखला। सड़ने वाले जीव कौन कौन से हैं? हो जाएगा दो, अपचायक जीव। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण जीव कौन से होते हैं? सबसे महत्वपूर्ण जीव ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे। पारिस्थितिकी तंत्र की जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो इकाई है, मेन यूनिट है जहां से पारिस्थितिकी तंत्र शुरू होता है, वो ग्रीन प्लांट है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र हरे पौधों के बिना चल ही नहीं सकता। ओके ओके ओके। एक मोर सांप को खाता है, सांप मेंढक को खाता है, सांप मेंढक को खाते हैं, ये मेंढक टिड्डों को खाते हैं, जो बदले में पौधों की, टिड्डों को खाते हैं, जो पौधों को सुरक्षा करते हैं। इसमें मोर क्या है? मोर यहाँ पर खाद्य पिरामिड का शीर्ष है, टॉप। ओके, खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला क्या है? पौधे और जानवरों की वह श्रृंखला जो आपस में इस प्रकार संबंधित है, एक जीव मतलब खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में इसमें बता देता हूँ आपको। खाद्य श्रृंखला में जैसे घास हो गई, यहाँ पर मेंढक हो गया और सांप हो गया और बाज हो गया, ठीक है। तो एक जीव दूसरे रूप को भोजन के रूप में प्रयुक्त कर रहा है ना, तो ये चेन बन गई ना, तो चेन ही क्या कहलाती है? फूड चेन कहलाती है ना। फूड वेब अलग अलग होता है, फूड चेन। ओके, अगला प्रश्न है अपना, प्राथमिक उपभोक्ता कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, सही उत्तर हो जाएगा दो, तृणभक्षी प्राथमिक उपभोक्ता है। हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता नहीं, तो प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं। ओके, द्वितीय उपभोक्ता कौन से हैं? नंबर 3 से हो जाएगा मांस भक्षी। खाद्य श्रृंखला में कौन सा भाग सीधे तौर पर विकिरण पर निर्भर करता है? सही उत्तर हो जाएगा बेटा दो, चराई। किसी भी चराई खाद्य श्रृंखला का उत्पादन है। सही उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा को एकत्रित करें। चार, ऑप्शन नंबर 4। खाद्य श्रृंखला में परिवर्तक या संप्रेषक पौधों में क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा बेटा इसका 4, प्रोड्यूसर, ठीक है ना। पर्यावरण 20 ये हो गया, 5 जून को जैव विविधता का बिल्कुल ये हो गया। 22 पे ये तो क्वेश्चन अपना। अमेजन जो जंगल है, वर्षावन, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, कुल ऑक्सीजन का कितना % बनाते हैं? कुल ऑक्सीजन हो रहा है बेटा, आ जाएंगे आजा सिंह। हाँ, कितना % बनाते? सही उत्तर हो जाएगा इसका ख, लगभग 20%, लगभग 20%। ओके, सही उत्तर हो जाएगा इसका ख। इन सीटू संरक्षण के तहत निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक मानव जीनों के साथ सबसे महत्वपूर्ण है? वो सही उत्तर हो जाएगा इसका जैव आधारित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, के बाद में विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तरी पूर्वी ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। उत्तरी पूर्वी ग्रीनलैंड नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा उद्यान है। ओके, निम्नलिखित में से किस नदी को विश्व की सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है? गंगा नदी। कुल है तो अपनी माँ, लेकिन प्रदूषित हो रही है लगातार। निम्नलिखित में से कौन से जल प्रदूषक के प्राथमिक कारण हैं? मानवीय गतिविधियां, बिल्कुल, मानव जो कर रहा है ना,
ये सारा का सारा खेल खत्म कर रहा है। ओके, उसके बाद में पानी में कुल घुलनशील ठोस टीडीएस की मात्रा को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा बेटा इसका डी, मतलब बी और सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन कौन सा आयनन विनिमय और आसवन के द्वारा हम टीडीएस को कम कर सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन से कथन सीएनजी के बारे में सही है? बहुत ही कम पड़ रहा है, ठीक है ना। सही उत्तर हो जाएगा इसका, ये एक स्वच्छ ईंधन है। ओके, सीएनजी की काफी अभी तो मात्रा भी, एलपीजी बहुत मारामारी चल रही। निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल की स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण है? मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट के कारण जल में स्थायी कठोरता पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से जल के लिए प्रदूषण के जिम्मेदार है? सही ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसमें डी, मतलब गै और गै तेल रिफाइनरी और कागज कारखाने, ठीक है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में गैर ज्वलनशील रसायन जिनका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। इत्र, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब लागू हुई? ऑप्शन सही हो जाएगा 2006। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए? ओजोन परत की सुरक्षा के लिए। ये कई बार बता दिया मैंने, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की सुरक्षा के लिए लागू होता है। पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? पर्यावरण के घटक नदियां हैं कि वन है कि पुल है कि इमारतें हैं कि वायु है? सही उत्तर हो जाएगा बेटा इसमें पर्यावरण के घटक मानव निर्मित पुल और इमारतें। ओके, पर्यावरण और स्वास्थ्य प्रदूषण, विनाइल फर्श से उत्सर्जित होने वाला प्रमुख खतरनाक रसायन जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्या कहलाता है बेटा? थैलेट कहलाता है। ओके, थैलेट। सतत विकास और संरक्षण, ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स अवधारणा का प्रमुख संदर्भ क्या है? सही उत्तर हो जाएगा इसका बेटा सामुदायिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करना। ओके, नेक्स्ट क्या आ गया ना, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कई बार आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बायो बायोमैग्निफिकेशन का क्या अर्थ है? बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ है बेटा खाद्य श्रृंखला में जहरीली पदार्थों का सांद्रण बढ़ना, ठीक है ना, जैव संचय। अगला प्रश्न देखिए, कार्य क्षेत्र फील्ड वर्क के दौरान डेटा एकत्रित करने को क्या कहते हैं? अवलोकन कहते हैं। ओके, समाज कार्य में एक से अधिक कार्यकर्ता का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? सही उत्तर हो जाएगा बेटा इसका बी, क्लाइंट के साथ संबंध बनाना और उनकी समस्याओं का समाधान करना। क्षेत्रीय अध्ययन में पेडालॉजी को क्या कहा जाता है? पेडालॉजी का अध्ययन क्या, किसका अध्ययन है बेटा? मृदा का, सोइल का। क्षेत्र कार्य के दौरान नैतिकता का कौन सा सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है? सही उत्तर हो जाएगा बेटा इसका एक, गोपनीयता। साक्षात्कार इंटरव्यू में खुले प्रश्न का उपयोग क्यों किया जाता है? व्यक्ति के विचारों को, अनुभवों को साथ गहराई से जानने के लिए खुले प्रश्नों का उपयोग किया जाता है। क्षेत्र कार्य में प्रतिभागी अवलोकन क्या है? प्रतिभागी अवलोकन है समुदाय का हिस्सा बनकर अध्ययन करना। ओके, के बाद में अगला प्रश्न है, खेल के संदर्भ में फेयर प्ले, निष्पक्ष खेल की भावना का क्या महत्व है? नियमों का पालन करते हुए ईमानदारी से खेलना। ओके, डोपिंग खेल के किस दार्शनिक पहलू के विरुद्ध है? एथिक्स, नैतिकता के विरुद्ध। ओके, के बाद में गेम स्पेंसिप का प्रमुख उद्देश्य क्या है बेटा? खेल के नियमों के भीतर रहकर मनोविज्ञान का लाभ उठाना। ओके, उसके बाद में शारीरिक शिक्षा में आदर्शवाद दर्शन क्या कहलाता है? आदर्शवाद दर्शन का अर्थ है मन और आत्मा के विकास पर जोर देना, मन और आत्मा के विकास पर जोर देना। सही ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका बी। ओके, खेल में एथिक्स का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? सही उत्तर हो जाएगा इसका बी, खेल के नैतिक और मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए एथिक्स जरूरी है। खेल सौंदर्य शास्त्र, स्पोर्ट्स एसएससी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा खेल की सुंदरता और प्रदर्शनात्मकता से। ओके, येलो जी ने अपना काम पूरा कर दिया है, बीए बीएससी कॉम, और बिल्कुल बिल्कुल मैंने अपना पूरा 101% देने की कोशिश की है। पूरा पेपर मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को मिलेंगे। इस क्लास को जितना हो सके शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट पास हों। आप अकेले पास होकर क्या करो, है ना, सब पास होना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे कृष्ण।